Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So हमने जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो कंप्लीट कर लिया था. उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था फर्स्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड कोड्स के अंदर, हाउस होल्ड की चीज़ों के अंदर हमारे माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं. सबसे पहला जो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड. जब दूध से दही आता है तो वो किसकी बदौलत आता है? हमारे माइक्रोब लैक्टोबैसिलस की वजह से. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस जिसे हम बोलते हैं. वैसे ही जो डो हम लोग प्रिपेयर करते हैं इडली का, डोसे का, हमारे केक का, ब्रेड का, वो सारा किससे आता है? बेकर्स ईस्ट से आता है, जो क्या होता है हमारा सैक्रोमाइसिस सर्विसी. ऐसे ही बहुत सारे माइक्रोब्स जो है हमारे हाउस होल्ड की चीज़ों में मदद करते हैं. और दूसरी तरफ अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग बड़े लेवल पे प्लान करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्लान करें, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ये माइक्रोब्स जो है बनाए जाते हैं इन द फर्मेंटर्स. बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिन्हें हम फर्मेंटर्स बोलते हैं, जिनमें माइक्रोब्स हमारे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है. उस टाइम पे सबसे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल होता है प्रोसेसिंग ऑफ इथेनॉल. उसमें हमारी ब्रूअर्स ईस्ट यूज होती है, जो कि है हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विसी. सेकंड हम लोग गए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे जो है माइक्रोब्स यूज होते हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा कितने स्टेजेस में होता है? 2 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जब हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइड्स हैं, उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है निकाला जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? बीओडी कम की जाती है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स को रिमूव किया जाता है. और जब वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स मौजूद होते हैं वो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके बनाते हैं एक फ्यूल जिसका नाम होता है बायोगैस. बायोगैस के अंदर प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? मीथेन होता है और मिथेनोबैक्टीरियम होता है. जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है वो र्यूमन ऑफ द केटल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद करता है. तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो कैटल डंग होता है वो उसे हम लोग गोबर कहते हैं, और जो उससे हमारी बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं. नेक्स्ट हम लोग आए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स. हमने देखा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी जो है हमारे माइक्रोब्स काम करते हैं. रादर देन स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि सारी की सारे पेस्ट को मार देते हैं, सिर्फ हमें पर्टिकुलर पेस्ट को टारगेट करना होता है. पर्टिकुलर पेस्ट को हमें टारगेट करना होता है तो हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स लेते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होता, सॉइल इरोजन भी नहीं होता और हमारा काम भी हो जाता है. स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं हमारे बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स. इनके अंदर केमिकल्स नहीं होते हैं, नेचुरली जो बायोलॉजिकल तरीका होता है उनके थ्रू ही ये मारते हैं. आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. बैक्टीरिया को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. If you have to carry a sample from your home to your biology laboratory to demonstrate the presence of microbes with the help of microscope, which sample would you carry and why? कौन से सैंपल के अंदर हमने जो है माइक्रोब्स हम दिखाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर माइक्रोब्स हमारे नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं तो हमें उनकी कॉलोनीज दिखानी पड़ेंगी. हमें उनकी कॉलोनीज दिखानी पड़ेंगी, जो मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया था कि 2 पेट्री डिश थी, है ना? 2 पेट्री डिश थी. एक के अंदर क्या थी? हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी थी और एक के अंदर हमारी क्या थी? फंगल कॉलोनी थी. जो कॉलोनीज थी वो हमारी माइक्रोस्कोप में विजिबल थी. तो यही हमें प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स अगर दिखाना है तो हमने क्या करना है? वहां पॉइंट आउट करना है जहां पे उनकी तादाद ज्यादा हो, जहां पे वो कॉलोनीज के अंदर बैठी हो. तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सॉइल, वाटर एंड कर्ड सैंपल्स. ये जो 3 सैंपल्स है, अगर हम ये लेके जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें माइक्रोब्स दिखेंगे ही दिखेंगे. As there are plenty of bacteria in these specimens, we may observe them under the microscope. कर्ड सैंपल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा? हमारा लैक्टोबैसिलस. कौन सा बैक्टीरिया होगा? लैक्टोबैसिलस. और कौन से बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी?
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी। किसकी? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही जो है वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में कौन सा हेल्प करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो जब हम कर्ड का सैंपल लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हमें कॉलोनीज मिलेंगी। तो ये 3 सैंपल्स जो है हम लोग लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा सॉइल, वाटर एंड कर्ड सैंपल। So the next question is, give examples to prove that microbes release gases during metabolism. हमने बताना है कि माइक्रोब्स जो हैं वो रिलीज करते हैं गैसेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला है डो, विच इज यूज फॉर मेकिंग डोसा और इडली। इडली और डोसे का डो बोलते हैं ना हम, अगर फूला फूला होता है तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो वो डो जो कि इडली और डोसा बनाने के लिए यूज होता है, इट इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है। और जो पफी अपीयरेंस जो मैं आपको बोल रही हूँ कि फूला फूला होना चाहिए, वो पफी अपीयरेंस हमारी किसकी वजह से आती है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सेकेंड, स्विस चीज। स्विस चीज क्या होती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड लार्ज होल्स। किसकी वजह से होते हैं हमारे लार्ज होल्स? स्विस चीज के जो लार्ज होल्स होते हैं हमारी किसकी वजह से होती है? प्रोपेनियोबैक्टीरियम। किसकी वजह से? प्रोपेनियोबैक्टीरियम शार्मनी, इसकी वजह से होते हैं। एक और चीज आती है हमारी रोक्यूफोर्ट चीज, एक ये चीज भी आती है ना। तो चीज डिपेंडिंग ऑन देयर टेस्ट और फ्लेवर के डिपेंडेंस पे जो है वो अलग अलग होती है और कौन सा बैक्टीरिया उसमें जा रहा है। ये रॉक्यूफोर्ट चीज तो किसके साथ ग्रो होती है? ग्रो अलोंग विद फंगस। ये फंगस के साथ ग्रो करती है ताकि इसके अंदर क्या आए? पर्टिकुलर फ्लेवर आए, जाकि इसके अंदर पर्टिकुलर फ्लेवर आए। वैसे ही स्विस चीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसका एक फ्लेवर तो है ही सही, उसके साथ में उसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स होते हैं। वो होल्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि प्रोपेनियोबैक्टर शार्मनी जो है वो CO2 रिलीज करती है, वो CO2 रिलीज करती है। तो डो भी फूला हुआ किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। स्विस चीज के अंदर होल किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। मिथेनोबैक्टीरियम ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक स्लज, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जो कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज करके क्या बनाता है? हमारा मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? हमारा बायोगैस। क्या बनाता है? बायोगैस। तो ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है, जो हमारा किसके अंदर मिलता है? एनारोबिक स्लज के अंदर मिलता है, जो कि हमारा क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज, जो सेकेंडरी स्टेज में होता है, एक्टिवेटेड स्लज। इसके अंदर क्या होता है? हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, बैक्टीरियल फ्लॉक्स। तो इसके अंदर हमारा क्या मिलता है? मिथेनोबैक्टीरियम मिलता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है? मीथेन रिलीज करता है, कार्बन और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन इसके अंदर जो होती है मेजरली प्रेजेंट होती है, मीथेन मेजरली प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि इसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं दे रिलीज द गैसेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। थर्ड, इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन। मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमें किसके अंदर मिलता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें मिलता है किसमें? मिल्क में, कर्ड में और चीज में, है ना। मिल्क, कर्ड और चीज के अंदर मिलता है। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शुगर जो होती है हमारी, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट किसमें करता है? लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। दे ऑल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड। वो मिल्क से ज्यादा जो है विटामिन B12 कर्ड के अंदर इंपार्ट कर देता है। देन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टमक वेयर दे चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? सबसे पहले तो न्यूट्रिटिव क्वालिटी बढ़ा देता है, न्यूट्रिटिव क्वालिटी बढ़ा देता है ऑफ कर्ड।
ये बढ़ाता है। उसके बाद में क्या करता है, प्रेजेंट इन द गट टू चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, टू कॉज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये जो दो मेन काम है ये हमारा क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। और क्या बनाता है ये, मेनली ये क्या बनाता है, हमारे मिल्क, कर्ड एंड चीज, ये तीन चीजें जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है। नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बंगाल ग्राम और देयर प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रोब्स। क्या क्या बनाते हैं, ब्रेड, इट इज अ फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ व्हीट बाय सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या होती है, हमारी बेकर्स ईस्ट। तो व्हीट को जब हम लोग फर्मेंट करते हैं तो वो क्या बना देता है, ब्रेड बना देता है। तो वो क्या बना देता है, ब्रेड बना देता है। तो इट इज अ फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ व्हीट बाय सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि हमारी क्या है, बेकर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सर्विसी को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि इटैलिक्स में नहीं लिखा है, ठीक है। फिर डोसा, उपमा, इडली, ये क्या है, फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, जो उड़द की दाल है और उसके साथ में चावल, उन दोनों को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, डोसा, उपमा एंड इडली। These two are allowed to ferment for 3 to 12 hours with Leuconostoc and Streptococcus species of the bacteria. Leuconostoc और Streptococcus species जो है वो मदद करती है इसको फर्मेंट करने में। वो क्या करती है, इसको मदद करती है फर्मेंट करने में। तो डोसा, उपमा, इडली किसका फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, राइस का, और व्हीट का क्या है, ब्रेड है। बंगाल ग्राम का देखते हैं। व्हीट का ये भी हो सकता है, ब्रेड हो गया, भटूरा हो गया, केक हो गया, वो सारे के सारे हमारे किससे बने होते हैं, व्हीट से बने होते हैं। बंगाल ग्राम का क्या है, ढोकला एंड खांडवी। ढोकला एंड खांडवी हमारा बंगाल ग्राम का है। तो हमें व्हीट के कौन कौन से पता चल गए, व्हीट के हमारे ब्रेड, भटूरा भी फूला हुआ होता है ना, जो छोले भटूरे हम लोग खाते हैं उसमें भटूरा भी जो है वो बहुत ही ज्यादा पफी होता है। वो किसका प्रोडक्ट होता है, वो फर्मेंटेशन का होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूला हुआ होता है। केक का डो भी जो होता है वो फूला फूला होता है। बंगाल ग्राम का हमारा ढोकला और खांडवी हो गया। और राइस का हमारा क्या था, डोसा, इडली, उपमा। डोसा, इडली, उपमा। तो ये हैं कुछ फर्मेंटेड आइटम्स जो कि व्हीट, राइस और बंगाल ग्राम की बनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्लेड एन मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। माइक्रोब्स ने कैसे किया है, सबसे पहले बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से बना है, एंटी एंड बायोटिक्स, विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ द ह्यूमन, अगेंस्ट लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, ये उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है अगेंस्ट लाइफ है। माइक्रोब्स दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स which can be used to treat harmful diseases such as leprosy, diphtheria। अच्छा, पहली जो हमारी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी अगर हम उसकी बात करें वो थी हमारी पेनिसिलिन। उसने काफी ड्रेडली डिजीजेस से जो है बचाया था, जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, लेप्रेसी हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ये सारी की सारी डिजीज से किसने बचाया था, अकेले पेनिसिलिन ने बताया था, जो कि आजकल बैक्टीरिया जो है जिससे रेजिस्टेंस हो चुका है, जिससे रेजिस्टेंट हो चुका है। मतलब पेनिसिलिन देने से बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ही जो है रेजिस्टेंट हो चुका है। सो द माइक्रोब्स दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स विच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हार्मफुल डिजीजेस सच एज द लेप्रेसी, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। Microbes produce antitoxins or antisera which acts against a specific pathogen. They also produce antitoxins और antisera जो कि specific pathogen के against हम लोग use कर सकते हैं। Microbes also produce antibodies which contain antitoxins and opsonins which continuously they check the occurrence of the diseases, namely the chlorella, typhoid। इन सब की जो है disease को check करता है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं, एंटीटॉक्सिन्स एंड ऑप्सोनिन्स।
क्या कंटेन करते हैं? एंटीटॉक्सिन्स एंड ऑप्सोनिन्स, जो कि बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं कि अगर कोई डिजीज हो तो वो एंटीबॉडीज जो है उनके अगेंस्ट में एक्ट करें। The design of antibiotics is such that they destroy bacteria by weakening their cell wall. Antibiotics कैसे काम करती हैं? वो जो हमारे माइक्रोब की सेल वॉल होता है उसको वीक कर देती हैं। This weakens several immune cells, the white blood cells that enter the bacterial cell, causing the lysis of the cells. The process of destructing these cells by blood cells of by bacteria is known as cell lysis. Lysis of the cell कर देता है। जो हमारा बैक्टीरिया है वो किस पे अटैक करता है? वो सीधा के सीधा हमारे WBC पे अटैक करके जो है सेल लाइसिस कर देता है, मतलब सेल को तोड़ देता है, उसके कंटेंट्स जो हैं बाहर आ जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करने जाती हैं, उसकी जो सेल वॉल है उसको वीकन कर देती हैं, उसकी जो सेल वॉल है उसको वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से लाइसिस हो जाता है सेल का, जिसकी वजह से लाइसिस हो जाता है सेल का। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें करते हैं माइक्रोब। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, देन दूसरा एंटीटॉक्सिन, एंटीसीरा, थर्ड एंटीबॉडीज। ये तीन चीज़ें, और चौथा सेल लाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? सेल को तोड़ देते हैं, सेल लाइसिस करते हैं। सो नेक्स्ट, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंगस है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? केमिकल पेनिसिलिन, जो कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर नहीं ग्रो करने देता। बट आजकल पेनिसिलिन से जो है सारे के सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं। रेजिस्टेंट हो गए हैं क्योंकि शुरू से सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक यूज हो रही है, जो कि है हमारी पेनिसिलिन, जो कि क्या है? हमारी पेनिसिलिन है। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नेम एनी टू स्पीशीज ऑफ फंगस which are used in the production of antibiotics. सबसे पहला पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, दूसरा सिफेलोस्पोरियम एक्रोमनियम, जो कि सिफेलोस्पोरिन को प्रोड्यूस करती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, दो जो है ये याद कर ले, या फिर साइक्लोस्पोरिन ए, वो कौन प्रोड्यूस करता है हमारा? ये आपका होमवर्क है। साइक्लोस्पोरिन ए हमारा कौन प्रोड्यूस करता है? जो कि क्या होता है? हमारे साइक्लोस्पोरिन हमारे क्या होते हैं? क्लॉट बस्टर होते हैं। तो ये भी हमने बताना है कि ये कौन प्रोड्यूस करता है। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया? हमने दो जो स्पीशीज देखी क्या थी? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, दोनों की दोनों जो है पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम, जो कि सिफेलोस्पोरिन को प्रोड्यूस करता है। What is sewage? In which way can sewage be harmful to us? सीवेज क्या होता है? सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट मटेरियल होता है, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और लिक्विड वेस्ट भी होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब सॉलिड वाला भी होता है और लिक्विड वेस्ट भी होता है। तो इट रेफर्स टू द म्युनिसिपल वेस्ट मटेरियल जो कि विच इज कैरिड अवे इन ड्रेन्स एंड सीवर्स। सीवर्स और ड्रेन्स के अंदर जो है ये जाता है, और सीवेज के अंदर क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड वेस्ट दोनों होता है। इट इज रिच इन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो माइक्रोब्स इस सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सीवेज का मतलब होता है गंदगी, जो माइक्रोब्स इस सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस सच एज वाटर बॉर्न डिजीज। इसलिए बोलते हैं कि कंटैमिनेटेड फूड और वाटर, इसलिए क्या बोलते हैं कि कंटैमिनेटेड फूड प्लस वाटर क्या कॉज करता है? इट इज अ कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। इट इज अ कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। So sewage refers to the municipal waste material which is carried away in drains and sewers. Sewage has both solid and liquid waste. Liquid waste और solid waste किस में रिच होते हैं? माइक्रोब्स में, जो कि पैथोजेनिक होते हैं और they are capable of causing the diseases such as waterborne diseases. What is the key difference between primary and secondary sewage treatment? जो कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सीवेज।
प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब्सटेंसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या आते हैं? इट इज द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स। बीओडी कम होता है ना, सेकेंडरी सीवेज के अंदर क्या होता है हमारा? बीओडी जो है हम उसे कम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब्सटेंसेस। पर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग जो है रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, इट इज द प्रोसेस डिप्लॉयड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारे लार्ज सॉइल पार्टिकल्स हैं या फिर जो स्टोन्स है, पेबल्स हैं, टैंक के अंदर, प्राइमरी टैंक के अंदर उनको सेटल होने के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है, ये टैंक है, अगर यहाँ पे ये सारे सेटल डाउन हो गए तो ऊपर ऊपर हमारा पानी आ जाता है और ये इजीली जो है रिमूव हो जाते हैं, ये इजीली जो है रिमूव हो जाते हैं। जो पानी आता है उसे क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। तो सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन दोनों इसके अंदर यूज होते हैं। लेस कॉम्प्लिकेटेड, कंपैरेटिवली लो प्राइस्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही फिजिकल ट्रीटमेंट है, पहले तो उसे छन्नियों से छानते रहेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे। तो लेस कॉम्प्लिकेटेड है और लो प्राइस मेथड है, लो प्राइस मेथड है ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है? इट इज द removal of organic material by microbes. The process is used as biological digestion of waste. क्यों? क्योंकि इसके जो सेकेंडरी टैंक होता है उसके अंदर बीओडी ज़्यादा होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से बीओडी जब कम हो जाती है तो ही पानी को जो है स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर छोड़ा जाता है, तो ही पानी को जो है स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर छोड़ा जाता है। तो वो बायोलॉजिकल डाइजेशन ऑफ वेस्ट होती है, माइक्रोब्स उसे डाइजेस्ट करते हैं। एंड लास्ट, इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट इज एक्सपेंसिव। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के हैं डिफरेंसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? इफ यस, हाउ? द माइक्रोब्स जो कि हमारे एक्टिवेटेड स्लज, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं, जो स्लज होता है वो डाइजेस्ट होता है एनारोबिकली, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है? बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है एक्टिवेटेड स्लज के अंदर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर? जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है वो क्या रिलीज करते हैं? हमारी मीथेन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसेस मिला के क्या बना देती है? हमारी बायोगैस। ये तीनों गैसेस क्या बना देती हैं? बायोगैस बना देती हैं। दैट इज बाय द रिलीज ऑफ इनफ्लेमेबल बायोगैस इन बायोगैस प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस क्या होती है? हमारी इनफ्लेमेबल होती है, इनफ्लेमेबल होती है और उसे हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ माइक्रोबियल कल्चर फॉर एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। तो क्वेश्चन 9 क्लियर है। क्वेश्चन 9 के अंदर हमें पता चल गया कि विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस। और कैसे वो प्रोड्यूस होती है? यूज ऑफ माइक्रोबियल कल्चर फॉर एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, इसके थ्रू जो है बायोगैस बनती है। नेक्स्ट, microbes can be used to decrease the use of chemical fertilizer and pesticides. Explain how this can be accomplished. Microbes जो हैं, it can decrease the use of chemical fertilizers and pesticides. This can be accomplished by the use of बायोफर्टिलाइजर्स, जिनको हम बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर्स। जो मेन सोर्सेज है हमारे बायोफर्टिलाइजर्स के वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, सबसे पहले द यूज ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विद राइजोबियम। बच्चों जो बैक्टीरिया है वो हमारा कौन सा यूज होता है इसमें? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूजेबल फॉर्म,
है ना, अगर वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि एग्जाम्पल राइजोबियम, राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ट्रैप करके उसे कन्वर्ट करके प्लांट को दे देगा। पर कहीं कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि अजोटोबैक्टर हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, ये क्या होते हैं, ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू यूजेबल कंपाउंड और उसे सॉइल में ऐड कर देते हैं। मतलब एक तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग नाइट्रोजन, कन्वर्टेड नाइट्रोजन, जो कि जो है प्लांट्स इजीली यूज कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया। सेकंड, फंजाई कैसे, फंजाई जो है रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ प्लांट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो फंजाई जब एसोसिएटेड होती है वो क्या करती है, बेसिकली वो फॉस्फोरस ऐड करती है इन द सॉइल, वो फॉस्फोरस ऐड करती है इन द सॉइल। और जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, जो कि हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करती है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। इसके एग्जांपल है ऑसिटोरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, ये सारे के सारे हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो पता चल गया कि ये तीनों चीजें क्या क्या ऐड करती हैं, दो तो नाइट्रोजन और एक फॉस्फोरस ऐड करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। द यूज ऑफ सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया, यूज ऑफ हाइड्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है यूज होते हैं इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। A symbiotic bacteria rhizobium, it is found in the root nodules of leguminous plants. Some free-living nitrogen-fixing bacteria are Azotobacter, Azospirillum, while Nostoc, Oscillatoria, Anabina, ये किसके एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइटोबैक्टीरियम है। तो ये सारे के सारे जो है बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि इको फ्रेंडली हैं और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। On the other hand, microbes can also serve as biopesticides to check the insect pest in the plants. The Bacillus thuringiensis, a biopesticide, it produces a toxin which kills the insect pest. तो BT जो होता है कई प्लांट्स के अंदर इंसर्टेड होता है, जैसे कि अब हमारा क्या बना है, BT कॉटन, Bacillus thuringiensis को हम लोग BT बोलते हैं। तो BT कॉटन के अंदर क्या है, ऑलरेडी ये Bacillus thuringiensis जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट अगर उसे इंजेस्ट कर ले उसकी गट में जाके, तो वो क्या करते हैं, वो डेथ हो जाती है उसकी। तो क्या होता है, BT कॉटन के अंदर क्या हुआ कि उस टॉक्सिन को पहले ही डाल दिया गया है, तो कोई भी इंसेक्ट जो है उस पर आके नहीं बैठती है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बायोपेस्टिसाइड ही हो गया है ना। 3 water samples, namely river untreated sewage water and secondary influent discharge from a sewage treatment plant, were subjected to BOD test. The 3 samples were labeled A, B and C, but the laboratory attendant did not note which were which. The BOD values of the 3 samples A, B, C were recorded as 20 mg liter, 8 mg per liter and 400 mg per liter. Respectively. Which sample of the water is most polluted? Can you assign the correct label to each, assuming the river water is relatively clean? River water अगर clean है तो BOD क्या होता है, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा जो है pollution होगा, water pollution। तो बहुत easily अगर हम इनकी values देखें तो सबसे कम polluted है B sample, फिर polluted है A sample और सबसे ज़्यादा polluted है क्या, C sample है। तो सबसे कम जो पॉल्यूटेड है वो हमारा रिवर वाटर बी सबसे पहले आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा जो है सबसे कम पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसके अंदर बीओडी का लेवल सबसे कम है। BOD क्या होता है, इट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर वर टू बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। तो सैंपल ए का BOD क्या है, 20 mg पर लीटर, कैन बी असाइंड एज अ सेकेंडरी इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सैंपल बी मैंने कहा जिसके अंदर सबसे कम BOD है वो हमारा रिवर वाटर हो गया। सैंपल सी जिसके अंदर सबसे ज्यादा BOD है वो हमारा क्या हो गया, अनट्रीटेड सीवेज वाटर हो गया। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमारा वही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा BOD होने का मतलब है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर जो कि अनट्रीटेड है। सबसे ज्यादा
साफ वाटर जो होगा उसका बीओडी सबसे कम होगा। Find out the name of the microbes from which the cyclosporin A, an immunosuppressive drug, and statins, blood cholesterol lowering agent, are obtained. Cyclosporin A जो कि हमारा न्यू इम्यूनोसप्रेसिव होता है, और साइक्लोस्टैटिन A वो हमारा क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, वो क्लॉट्स डिसॉल्व करता है। वो किससे बने होते हैं? साइक्लोस्पोरिन A हमारा बनता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। साइक्लोस्पोरिन A हमारा किससे बनता है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। जबकि हमारा जो स्टैटिन है वो किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द ईस्ट, मोनेस्कस परप्यूरस। मोनेस्कस परप्यूरस। फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। टीचर मैं हूं तो मैं ही डिस्कशन करूंगी, मैं ही आपको आंसर जो है एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन और दूसरा सॉइल। माइक्रोब्स का क्या रोल प्ले है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर और सॉइल के अंदर? सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? इट इज अ माइक्रोबियल यील्ड और अ सेल क्रॉप ऑफ बैक्टीरियल यीस्ट एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन। माइक्रोबियल यील्ड है हमारी बैक्टीरिया की, ईस्ट की और एल्गी की, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ माइक्रोबियल सेल इज वेरी हाई। ड्राइड सेल ऑफ सूडोमोनास grown on petroleum product has 69% protein and these proteins have all essential amino acids। जो कि मैंने आपको बताया SCP का मतलब क्या है हमारा? सिंगल सेल प्रोटीन। जो प्रोटीन कंटेंट जब माइक्रोबियल सेल का ज्यादा होता है उसे हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ड्राइड सूडोमोनास सेल को ग्रो करें पेट्रोलियम के ऊपर तो वो 69% प्रोटीन उसके अंदर होता है और सारे के सारे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। सारे के सारे अमाइनो एसिड उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड दीज प्रोटीन्स हैव ऑल द अमाइनो एसिड्स। मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोफस स्पाइरुलिना आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल ऑन मटेरियल्स कंप्राइजिंग स्टार्च लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, मोलेसेस, स्ट्रॉ, एनिमल मैन्योर एंड सी वेस्ट। मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस, स्पाइरुलिना जो भी हैं ये किस पे ग्रो करते हैं? लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, जिसके अंदर स्टार्च लाइक वेस्ट वाटर होता है। पोटैटो प्लांट्स के अंदर, मोलेसेस के अंदर, स्ट्रॉ के अंदर, सीवेज, मैन्योर, इनके ऊपर इनको ग्रो किया जाता है, जिससे कि बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट हमें एक ही सेल के अंदर मिल जाता है। सॉइल, द माइक्रोब्स दैट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ह्यूमस। एडिशन ऑफ ह्यूमस वो क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। इट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। तो द माइक्रोब्स दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल, द add organic matter to freshly formed soil, the process it is known as humification। तो some microbes जो act करते हैं as biofertilizers and biopesticides, and bacteria and cyanobacteria species have the potential to fix the atmospheric nitrogen, और वो भी हमारे plants के अंदर use हो सकते हैं। तो क्या क्या होते हैं microbes? हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ह्यूमिफिकेशन में, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। So the next question is, arrange the following in the decreasing order. Most important first of their importance for the welfare of human society. Give reasons for your answer. Biogas, citric acid, penicillin and curd. सबसे ज़्यादा important क्या है? सबसे ज़्यादा important क्या है इन सब में? सबसे ज़्यादा important मुझे इनमें से लग रहा है पेनिसिलिन, है ना? कर्ड जो है लेस इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, क्योंकि वो इंडिविजुअल यूज पे डिपेंड करता है और सिर्फ उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू ही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कर्ड अगर कोई नहीं भी ले रहा है एक बारी को, उसकी जो है लाइफ अच्छे से प्रोसीड कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कर्ड सबसे कम इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सबसे ज़्यादा कम। फिर हमारा आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है? इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है एंड नॉट फॉर डिसिपेशन इन द कम्युनिटी। सिट्रिक एसिड हमारे फ्रूट्स के अंदर होता है, ये भी हमारा एक एडिशनल चीज़ है, अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाता है। तो सिट्रिक एसिड भी ठीक है, कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे कम कर्ड, फिर सिट्रिक एसिड, फिर आता है हमारा पेनिसिलिन, जिसका क्या होता है? हमारा मेडिसिनल यूज़ होता है। गुड फॉर हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, कमर्शियली मोर अनस्टेबल यूजेबल। कमर्शियली यूजेबल होता है, गुड फॉर द सोसाइटी हेल्थ वो होता है, पर कमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है।
उसके बाद में आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस जी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी। बायोगैस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बायोगैस और पेनिसिलिन दोनों में से अगर हम लोग देखें तो पेनिसिलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेनिसिलिन एक तरीके का हमारा एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक है। तो बायोगैस मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एज इट रिड्यूसेस एक्सक्रीटा और दी वेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, इट प्रोड्यूसेस इनफ्लेमेबल गैसेस, एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है। तो इसको हम पेनिसिलिन के बाद प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन क्या कर रहा है, हेल्थ पे सीधा जाके अफेक्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक माइक्रोब किलिंग पे, है ना। हेल्थ सोसाइटी के अंदर जो है हमारे मेडिसिनल यूजेस के लिए यूज हो रहा है, तो सबसे पहला हम पेनिसिलिन को यूज करेंगे कि पेनिसिलिन सबसे ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद हमारा बायोगैस आता है, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारे वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट और ह्यूमन एक्सक्रीटा को निकालने के लिए यूज होता है और एक तरीके से अच्छे काम में ही लगता है। तो उसके बाद में हमारा बायोगैस आ गया। थर्ड आ गया हमारा कर्ड या फिर सिट्रिक एसिड, हम दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, पर कर्ड ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू का है तो कर्ड डालेंगे, क्योंकि कर्ड के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है। सिट्रिक एसिड उसके बाद प्लेस कर देंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। ये हो सकता है कि कर्ड और सिट्रिक एसिड दोनों का इंटरचेंज हो जाए अगर कोई रखे तो, पर मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा जो सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। हाउ डू बायोफर्टिलाइजर्स दे एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बायोफर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, बेसिकली दे इन्वॉल्व द पिकिंग एडवांटेजेस माइक्रोब्स। ये पिक करते हैं एडवांटेजेस माइक्रोब्स को, और वो माइक्रोब्स उठाते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दे आर लिविंग एंटिटीज दैट आर नोन टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। बायोफर्टिलाइजर्स मेनली क्या करते हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय रिप्लेनिशमेंट ऑफ द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक N2, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया जो कि फंजाई हमारा हायर रूट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो फॉस्फोरस ऐड करता है, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो है हमारा सॉइल के अंदर रिप्लेनिश होता है। सेकेंड, एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। रिक्वायर्ड जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको करता है। ह्यूमस एसिड कंपोज करता है, ह्यूमिफिकेशन करता है सॉइल को और फर्टाइल करता है, और स्कैवेंजर की तरह भी एक्ट करता है। तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे इंप्रूव द प्लांट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं सॉइल को, जिससे कि सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, जिससे हमारी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के। इसके आंसर्स जो है कई बार बच्चों के वैरी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है, कोई एग्जाम्पल अलग चूज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको अपनी साइड से जो मैं क्वेश्चंस करा सकती हूँ मैंने करा दिए हैं। बाकी अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो आप अपने एंड से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।